डेटा साइंस। आप सभी ने बहुत ही नाम सुना होगा डेटा साइंस का। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा साइंस की शुरुआत कौन सी लाइब्रेरी से करनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों ने पाइथन पहले पढ़ रखी होती है और फिर वो सोचते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी से स्टार्ट करें ताकि कंप्लीट डेटा साइंस को सीख सकें। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं 8 ऐसी लाइब्रेरीज के नाम बताने वाला हूं जो कि आपको पाइथन के बाद सीखनी चाहिए ताकि आप डेटा साइंस के करियर में आगे बढ़ सकें। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्रिप्टेक। माई सेल्फ गौरव। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसी लाइब्रेरीज के नाम बताऊंगा जिसके थ्रू आप डेटा साइंस के करियर के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आपको पाइथन का आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पाइथन ही है। यदि आपको पाइथन नहीं आती है तो आप इन लाइब्रेरीज के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले अच्छे तरीके से पाइथन सीखिए, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को समझिए। और यदि आपको पाइथन पढ़नी है तो WS क्रिप्टेक की एक प्लेलिस्ट है पाइथन की, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट पाइथन को सिखाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पाइथन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या, कौन सी लाइब्रेरीज पढ़नी चाहिए। देखिए, डेटा साइंस के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डेटा का। अब डेटा को गेट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं। आप डेटाबेस से गेट कर सकते हैं। डेटाबेस की बहुत सी लाइब्रेरीज आती है जिसके अंदर SQL आपके पास लाइब्रेरी है, जो कि MySQL के नाम से आपको मिलेगी, MySQL कनेक्टर के नाम से मिलेगी। तो वो लाइब्रेरी का आप SQL डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको MySQL की जो क्वेरीज होती है, जो कि आप किसके अंदर लगाते हैं, MySQL के वर्क बेंच के अंदर लगाते हैं या डायरेक्टली भी लगाते हैं। लेकिन यदि आप पाइथन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, py-mysql लाइब्रेरी या फिर आपको MySQL कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, SQL के डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और SQL के डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। देन सेकंड चीज, यदि आपको SQL का डेटा नहीं मिलता है, आपको डेटा किसी सर्वर से लेके आना होता है या किसी वेबसाइट से लेके आना पड़ता है, तो आपको वेब स्क्रैपिंग या वेब क्राउलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब वेब क्राउलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट जो लाइब्रेरी है दैट इज अ ब्यूटीफुल सूप, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्क्रैपिफाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो आपकी लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट से कोई भी डेटा होगा वो डेटा गेट करेंगे और उसके बाद आप फर्दर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा की प्री प्रोसेसिंग के ऊपर कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, डेटा की प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास आती है डेटा की क्लीनिंग आती है, डेटा का स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आता है, डेटा को ग्राफिकली विजुअलाइजेशंस करने के लिए काम आता है। तो बेसिकली इनके अंदर जो लाइब्रेरीज आएगी वो आपके पास होगी NumPy, पांडा। ये दो ऐसी लाइब्रेरीज है जिनके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पांडास के थ्रू आप एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और NumPy के थ्रू आप उसको एरे लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा की आपके पास प्री प्रोसेसिंग जितने जरूरी है उतना ही डेटा का विजुअलाइजेशन भी उतना ही जरूरी है। तो डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो आपके पास है मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ये दो लाइब्रेरीज है जिनको आपको स्टडी करनी चाहिए और उनके थ्रू आप यहाँ पर डेटा का बेटर तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है मशीन लर्निंग से रिलेटेड कि मशीन लर्निंग के लिए हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज पढ़नी चाहिए। तो मशीन लर्निंग के लिए आपके जो लाइब्रेरी आती है दैट इज scikit-learn। यस, आप scikit-learn लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और scikit-learn लाइब्रेरी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फर्दर पूरी मशीन लर्निंग को कवर अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के लिए आप टेंसरफ्लो, केरास, आपका स्पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हुए आप डीप लर्निंग में फर्दर काम कर सकते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डीप लर्निंग का जितना भी वर्क है वो आप कंप्लीटली सीख सकते हैं। अब यहाँ तक आप डीप लर्निंग का काम कर सकते हैं। अब डीप लर्निंग के बाद में आपके पास आती है कि आपको इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग पे काम करना है। तो फिर इसके लिए आपको OpenCV मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो आप OpenCV जो लाइब्रेरी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के ऊपर। देखिए, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो भी वर्क चलता है वो आपके पास स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच चलता है, वॉइस रिकग्नाइजेशन जैसी सिस्टम के बारे में आप समझते होंगे। तो बेसिकली बहुत सी चीजें आपके पास किस पे चलती है, टेक्सिंग पे चलती है। तो टेक्सिंग के लिए आपको NLP की स्टडी करनी पड़ती है और NLP के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है दैट इज NLTK और स्क्रैपिफाई। यदि NLP की लाइब्रेरीज के ऊपर बात करें जिसके अंदर आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप NLTK का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्क्रैपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज है जिनके थ्रू आप यहाँ पर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या फिर टेक्स्ट के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं और आपके पास NLP के ऊपर आप काम कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थी जो कि एक डेटा साइंटिस्ट को सीखनी चाहिए बिगनिंग स्टेज के ऊपर,
जिनके ऊपर आप काम करके एक अच्छे एंट्री लेवल के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। और इसके ऊपर यदि आप रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर और ज़्यादा और भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज के ऊपर स्टडी करते हैं, तो फिर आप एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो मैंने आज उन लाइब्रेरीज का नाम बताया है जिनके थ्रू आप कंप्लीट डेटा साइंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख सकते हैं और एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ ये बने रहिए। टिल देन गुड बाय।